अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने रियासत मुखालिफ बयानी की वजह से अपनी सियासी स्पेस को फिर से ख़त्म कर रही है। वफाकी हुकूमत ने संजानी जलसे में की जाने वाली तकारीर पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया है, जिसके तहत तकारीर करने वाले रहनुमाओं के खिलाफ बगावत के मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। यानी एक तरफ तहरीक इंसाफ अपने सियासी रवैये से पाव पर खुद कुल्हाड़ी मार रही है, तो दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ अब तक कोई बड़ा जलसा या एहतजाज करने में नाकाम दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि बानी पीटीआई फ्रस्ट्रेशन और गुस्से का शिकार नजर आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता रोज बानी पीटीआई रावलपिंडी का एहतजाज खत्म करने पर बैरिस्टर गौहर पर ना सिर्फ बरहम हुए, बल्कि उन्हें बुज़दिल करार दिया, बल्कि उन्हें पार्टी चेयरमैन के ओहदे से हटाने का हुक्म भी दे दिया। अब इस सारे मामले की शेख वकास अकरम ने तरदीद कर दी है। वो कहते हैं कि बानी पीटीआई ने को पार्टी से निकालने का नहीं कहा, बल्कि एहतजाज की कामयाबी पर पार्टी की तारीफ की है। बहरहाल ये बात तो तय है कि बानी पीटीआई को जितना भरोसा अली अमीन गंडापुर पर है, उतना भरोसा उन्हें किसी और पर नहीं। और यही वजह है कि बानी पीटीआई ने 4 अक्टूबर को डी चौक में एहतजाज की जिम्मेदारी अली अमीन गंडापुर को सौंप दी है। आज अली अमीन की बानी पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकात हुई। मुलाकात में 28 सितंबर के रावलपिंडी एहतजाज पर भी बातचीत की गई। मुलाकात में 4 अक्टूबर को इस्लामाबाद डी चौक एहतजाज के बारे में मुशावरत भी हुई। अब शेख वकास अकरम कहते हैं कि पीटीआई का 4 अक्टूबर को इस्लामाबाद चौक पर डी चौक पर जलसा होगा। जलसे को अली अमीन लीड करेंगे और वही बताएंगे कि कहां तक पहुंचना है। अब तहरीक इंसाफ एक ऐसे वक्त में एहतजाज और जलसा करने जा रही है जब कल मलेशियन वजीर वफ्द के हमरा पाकिस्तान आ रहे हैं, जबकि शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास 15 अक्टूबर को पाकिस्तान में होने जा रहा है। अब इन अहम मौके पर तहरीक इंसाफ हद से तजावुज़ करते हुए जलसे जुलूस करती है तो एक बार फिर कशीदगी का माहौल बढ़ सकता है। और अब तो तहरीक इंसाफ खूनी इनकलाब की बात कर रही है। बहरहाल बानी पीटीआई एहतजाज और जलसे की नाकामी पर होने पर जो फ्रस्ट्रेशन है उसका शिकार तो है, और ये फ्रस्ट्रेशन इस हद तक बढ़ चुकी है कि तहरीक इंसाफ अब खूनी इनकलाब की बातें कर रही है। यानी तहरीक इंसाफ 9 मई से भी सबक सीखने को तैयार नहीं है। अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि अब इनकलाब आएगा और गोलियों का जवाब गोलियों से दिया जाएगा। अगर कोई गोली बरसाएगा उस पे गोली बरसाई जाएगी। तुम एक गोली चलाओगे हम 10 चलाएंगे, तुम एक टीयर गैस मारोगे हम 10 मारेंगे, तुम एक लाठी मारोगे हम 10 मारेंगे। पख्तूनख्वा के लोगों सुन लो, मैं बाकायदा तौर पे आज इनकलाब का ऐलान कर रहा हूँ, क्योंकि इनकलाब के अलावा इस वक्त हमारे पास कोई और हल नहीं है। जरूरत तो इस सब्र की है कि मज़ामत की सियासत की बजाय मुल्की मसाइल को मिल बैठ कर मफाहमाना तर्ज सियासत से हल किया जाए। लेकिन करेगा कौन, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एक तरफ हुकूमत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की बात कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शिकवा कर हालत में हो रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मज़ाहमती सियासत इख्तियार करते हुए अब डी चौक में जाने का ऐलान भी कर चुकी है। और इमरान खान साहब कहते हैं इससे पीछे हटना नहीं। इस वक्त फवाद चौधरी साहब जो साबिक वफाकी वजीर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फवाद साहब, ये जो रियासत से टकराने की स्ट्रैटेजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, डी चौक पे एहतजाज की कॉल दे रखी है और इससे पीछे हटने को खान साहब तैयार नहीं नजर आ रहे, ये स्ट्रैटेजी दुरुस्त है? क्या रियासत से टकराने का फायदा तहरीक इंसाफ को होगा? आई थिंक कि पीटीआई के पास भी कोई बड़ी स्ट्रेटजी नहीं है कि वो इस सारी सूरत हाल में से निकलना कैसे है या क्या करना चाहते हैं। टेक ऑल तो पॉलिटिक्स में होता नहीं है। ये तो जो पार्लियामेंट्री पार्ट जो पॉलिटिक्स है, ये तो कुछ लो और कुछ दो के ऊपर ही होती है। और अभी तक कोई बड़ी स्ट्रेटजी मुझे पीटीआई की भी नजर नहीं आती कि आखिर वो इस सारी सूरत हाल में करना क्या चाहते हैं, एंड हाउ दे वांट टू एक्चुअली क्रिएट दैट स्पेस। क्योंकि देखिए ना, पॉलिटिशियन जो हैं वो तो स्पेस ही होगी तो पॉलिटिक्स कर सकेंगे। मेरे ख्याल में तो गवर्नमेंट भी एक बड़ी मुश्किल में है कि उनको पास कोई डे टू डे गेम नहीं है, और पीटीआई का प्रॉब्लम यह है कि उनके पास कोई एंड गेम नहीं। जी फवाद साहब, यू राइटली पॉइंटेड आउट कि वो जो पॉलिटिकल स्पेस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक तो ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है। बेहतरी तो यही होती है, अचीवमेंट ये होती है कि उस स्पेस को बेहतर किया जाता है या स्पेस इंक्रीज होती। वो स्पेस तो मजीद स्क्वीज हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। देखिए, अब खान साहब को शायद कुछ लोगों ने समझाने की कोशिश की कि जो शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास इस्लामाबाद में होने जा रहा है, आप रेड जोन में एहतजाज की कॉल दे बैठे, इसको वापस ले ना करें। वो कहते नहीं, अब इससे पीछे नहीं हटना है, हर सूरत रेड जोन में एहतजाज होगा। तो आपको नहीं लगता कि ये तो बड़ा काउंटर प्रोडक्टिव होगा? जाहिर है रियासत अगर बाउंस बैक करेगी या इसको रिस्पॉन्ड करेगी जैसे हम देख रहे हैं, अगर वही तसलसल जारी रहता है तो ये स्पेस तो मजीद स्क्वीज हो जाएगी पीटीआई के लिए। लेकिन आप देखें ना, दूसरी तरफ तो फिर गवर्नमेंट जो है वो भी इस मौके से फायदा उठा के एक ऐसी आईनी तरमीम लाना चाहती है
जिसके बाद पाकिस्तान में जमहूरियत ही खत्म हो जाएगी, आपका आइन ही खत्म हो जाएगा, एक सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो फॉर्मूला है वही खत्म हो जाएगा। तो अगर हुकूमत चाहती कि ये कन्फ्रंटेशन ना हो तो जाहिर है कि वो इसको नवंबर में भी ले जा सकते थे, वो क़यामत तो नहीं आ रही थी। लेकिन हुकूमत असल में प्रॉब्लम तो इस वक्त जो है वो यही है कि हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि आइन, कानून, शराफत, अखलाकियात इस तरह की कोई चीज़ मैटर ही नहीं करती, और अगर कोई आदमी लड़के हमसे ले सकता है तो ले ले। तो फिर लड़के तो जाहिर है कि लड़ने वाले भी पैदा हो जाते हैं। फिर आप देखिए बर्मा में क्या हुआ है, 60% टेरिटरी वहाँ की रियासत लूज कर गई है बागियों को। अल्टीमेटली फिर हम जैसे लोग नहीं होंगे जो बंदूक नहीं उठा सकते, जो कि एक फ्रेमवर्क के अंदर रह के ही काम कर सकते हैं। जब आप हमें एलिमिनेट कर देंगे, जब पॉलिटिशियंस को आप पॉलिटिकल स्पेस नहीं देंगे, अपोजिशन तो फिर होती है, फिर वही अपोजिशन होगी जिस तरह की आप चाहते हैं। तो फवाद साहब, जो आप बर्मा की एग्जाम्पल को कोट करते हैं तो फिर देखना चाहिए कि आंग सांग सूची कहाँ है। आंग सांग सूची जो एंटी स्टैब्लिशमेंट जंग भी लड़ती रही, सिविलियन राइट्स की जंग लड़ती रही, आज वो कहाँ है? तो खान साहब जेल में है, तो फिर जेल में ही रहेंगे अगर इस तरह से स्पेस लेनी है तो मुल्क ही नहीं रहा। तो आन सान सूची हो या ना हो, मुल्क ही नहीं रहा। 60% टेरिटरी तबाह बर्बाद हो गई है, तो क्या उन्होंने, उसका क्या फायदा हुआ उनको? आप देखिए ना, आपने जब स्पेस ही खत्म कर दी और लड़ाई में एक की चोंच और एक की दुम ही जो है वो चली गई, तो फिर क्या, किसको क्या फायदा हुआ? इसलिए ये तो दोनों तरफ की सोचने का काम है ना। सिर्फ इमरान खान के साथ लोग हैं, 2/3 पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा है, और यहाँ से ये कहा जाए कि नहीं कि माइनस इमरान खान चलाने, कैसे चलाने जब मुल्क उसके साथ है, अवाम की नब्ज पे उसका हाथ है, 2/3 मेजोरिटी इमरान खान में अपना जो है वो इक़्तिदार आला देखती है, तो आप उसको कैसे माइनस करेंगे? ये तो दोनों तरफ के सोचने की बात है। सर, इस सारे फस और क्योस के अंदर जुडिशरी का एक बहुत बड़ा रोल है, जाहिर है। और एट दिस पॉइंट इन टाइम जुडिशरी विद इन इटसेल्फ जितनी डिवाइडेड दिखाई दे रही है, ये भी बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है। आर्टिकल 63A के बेंच के ऊपर जो मामला, फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस कमेटी के ऊपर जो फड्डा है, तो अगर जुडिशरी जो है उसके अंदर ही इतनी डिवाइड नजर आएगी, तो फिर आपको लगता है कि कोई ऐसा एक इदारा है जो इस सारे फस को कंट्रोल कर सके, रोक सके, या लोगों को, यानी इसमें कोई सैनिटी प्रिवेल कर सके इस सारे माहौल के अंदर? इस सुप्रीम कोर्ट तो 2/3 सुप्रीम कोर्ट एक तरफ खड़ी है। ये 5 जजेस जो हैं, जो जिनमें से एक तो एडहॉक जज है, बेसिकली 4 जजेस हैं जो फायज ईसा साहब के साथ हैं। कौन इसको कबूल करेगा? जाहिर है ये एक और जदोजहद का आगाज होगा पाकिस्तान में, और लॉयर्स मूवमेंट बननी ही बननी है, चाहे वो अभी अगर नहीं बन रही, अमेंडमेंट के बाद आ जाएगी। ये तो नहीं हो सकता कि सारे लोग जो है वो घरों में बैठ जाएंगे। अच्छा फवाद साहब, ऐसे इंटरेस्टिंगली लॉयर्स मूवमेंट के लिए लीगल फ्रेटर्निटी का यूनाइटेड होना भी एक प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़रूरी है। अब आपने देखा बिलावल साहब जा रहे हैं, मुख्तलिफ बार्स के साथ खिताब कर रहे हैं, और लॉयर्स के अंदर भी धड़े हैं। कोई पीपल्स लॉयर्स हैं, कोई नून लीग से ताल्लुक़ रखते हैं, कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। तो जहाँ लीगल फ्रेटर्निटी इतनी डिवाइडेड है, वहाँ इस पॉइंट के ऊपर भी कोई लॉयर्स मूवमेंट बनती हुई देख रहा है? देखिए ना, बात यह है कि जब उनका कारोबार के ऊपर ही जद पड़ जाएगी, जैसे अगर आप अभी चैनल बंद कर देंगे और चैनल 24 में नौकरी नहीं रहेगी, तो लोग तो फिर अपने लिए निकलेंगे ना। यहाँ पे तो जो अभी आप निज़ाम बना रहे हैं जिसमें आर्टिकल 199 को आपने ख़त्म ही कर दिया है, उसके बाद वकला ने तो वैसे ही बेरोजगार हो जाना है। उन्होंने अपने रोजगार के लिए निकलना ही निकलना है, उन्होंने बाहर आना ही आना है, और एक कन्फ्रंटेशन जो है वो नई आप देखेंगे कि पाकिस्तान में शुरू होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो सर, विद इन द पार्लियामेंट जिस पे जो रेजिस्टेंस हो सकती है, आपको लगता है पीटीआई इस पोजीशन में नहीं है, डिस्पाइट क्लेमिंग कि वो सबसे बड़ी पार्टी है पार्लियामेंट के अंदर, इस पोजीशन में नहीं है कि इसको रोक सके? क्योंकि पार्लियामेंट में तो जो हाल है वो आपने देख ही लिया है। सिटिंग एमएनएस को उठाया जा रहा है, उन सिटिंग एमएनएस पार्लियामेंट के अंदर से उठा के मिसिंग पर्सन हो जाते हैं। ऐसी सूरत हाल में किसी का क्या रोल होगा? वो तो यही है ना, बेसिकली तो आप यही रास्ता दे रहे हैं कि बंदूक आपके पास है तो आप पाकिस्तान में सियासत कर सकते हैं, और आप जो है मुकाबला कर लें। अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग फारिग हैं, हम लोग आपको नहीं छोड़ेंगे। फिलहाल तो यही सिचुएशन चल रही है, और जाहिर है कि इसका नुकसान मुल्क को बहुत शदीद हो रहा है और आगे और हो। व्हाट ऑप्शंस पीटीआई इज लेफ्ट विद? ऑप्शंस बड़ी कम है, पीटीआई के पास बड़ी ऑप्शंस कम है। और जो अब इमरान खान रेजिस्टेंस की जो बात कर रहे हैं या दे रहे हैं, गलतियां तो एक्चुअली पहले हो गई ना। पहले देखें 9 फरवरी जब ये मैंडेट चोरी हो रहा था,
पीटीआई की लीडरशिप घर बैठी रही, उन्होंने जो है वो तहरीक नहीं चलाई। लियाकत चट्ठा का बयान आया, इन्होंने उसके साथ कोई, ये लोग अपनी जगह से नहीं हिले। उसके बाद जो अपोजिशन अलायंस बनना चाहिए था, मौलाना फजलुर रहमान, जमात इस्लामी, जीडीए, ये अलायंस बनना चाहिए था, पीटीआई इसमें नाकाम हुई। सो जो पॉलिटिकल मौके थे वो तो बड़े अहम ज़ाया हो गए हैं। और अब भी अगर आप देखें तो पार्लिमानी पार्टीज जो हैं उनका कोई रोल नज़र नहीं आता कि उनका क्या रोल है, वो क्या, उनकी पॉलिसी क्या है। हर आदमी बस उठ के एक तकरीर जो है उसकी करता है, और उसके अलावा कोई चैलेंज या प्रेशर जो है वो पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी की तरफ से तो नहीं। अच्छा फवाद साहब, फ्रैंकली स्पीकिंग, अब इमरान खान साहब इज़ वेरी मच रिलाइंग ऑन अली अमीन गंडापुर, सीएम केपी की, और ये टास्क उन्हीं के पास है कि आपने फिर मोबिलाइज करना है। वही अली अमीन गंडापुर जो लाहौर जलसे में नहीं पहुंचे, फिर इस्लामाबाद में बुरहान इंटरचेंज से वापस चले गए, अब उनको ये टास्क दिया है कि आपने 4 अक्टूबर को रेड जोन में पहुंचना है। तो ये स्ट्रैटेजी दुरुस्त है सर? लेकिन इस स्ट्रेटजी के नतीजे में टेम्परेचर और ऊपर होगा, जाहिर है। और मैं ज़ाती तौर के ऊपर तो समझता हूँ कि पाकिस्तान को नॉर्मलाइज होने की ज़रूरत है, नीचे लाने की ज़रूरत है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि जब आप रास्ता ही नहीं छोड़ेंगे, जब आप कंप्रोमाइज़ की कोई, अगर आपने दरवाज़ा खुले नहीं रखने हैं तो खिड़की तो खुली रखें। अगर आप दरवाजे और खिड़कियां भी बंद कर देंगे तो फिर कन्फ्रंटेशन ही की तरफ जाएगा ना। और कन्फ्रंटेशन में चला गया एक दफ़ा तो फिर जो जीता, कोई प्रिडिक्ट थोड़े कर सकता है कि कन्फ्रंटेशन में या वायलेंस में कौन जीत सकता है। फिर तो जो जीतेगा वो उसका होगा। सर हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? अगर ये खिड़कियां दरवाजे बंद हुए हैं तो ज़्यादा जिम्मेदारी किसके ऊपर है? इस वक्त तो जाहिर है कि हुकूमत के ऊपर है, कोई दो राय ही नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने गवर्नमेंट जिस तरीके से एक आहनी हाथ से पाकिस्तान के ऊपर रूल कर रहे हैं, और वो इसमें अवाम को कोई शेयर देने को तैयार नहीं है। अवाम के साथ, जुडिशरी के साथ, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के साथ, पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर के साथ जो रवैया है वो हतक आमेज। और अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट रियलाइजिंग कि इक़्तिदार तो सदा नहीं हुआ करता, ये तो बदल जाते हैं। और आप ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं जिससे मुल्क में बहुत ज़्यादा कन्फ्रंटेशन पैदा हो रही है, और बजाय टेम्परेचर नीचे लाने के आप रोज़ ऐसे इक़दाम करते हैं जिससे टेम्परेचर बढ़ रहा है, और ज़ाहिर है ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं। अच्छा फवाद साहब, लास्टली, इज इट दैट इजी फॉर द गवर्नमेंट टू सेल स्मूथली? अभी मौलाना फजलुर रहमान साहब पे वो नज़र रखे हुए हैं, उनके नंबर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अख्तर मेंगल साहब, देखिए नेशनल असेंबली में तो आप शायद कर लेंगे, बट सेनेट जो है बड़ा क्रूशल है, और दोनों ऐवानों में आपको अलग हैसियत के अंदर जो है वो ये मंजूर करानी है अमेंडमेंट्स। ये नहीं हो सकता कि जॉइंट सिटिंग में हो जाए। तो क्या नंबर्स पूरे हो जाएंगे? एंड इज इट दैट इजी फॉर द गवर्नमेंट? वेल, नंबर तो मेरे ख्याल में कोई इतना, शायद अगर ये 63 एडिट वाली जजमेंट जिस तरह से कर रहे हैं, मैं तो नंबर तो बाय हुक एंड क्रूक कर लेंगे। लेकिन मेरी राय अब भी यही है कि मौलाना फजलुर रहमान के बगैर हुकूमत ये रिस्क नहीं लेगी अमेंडमेंट कराने का। क्योंकि अगर मौलाना फजलुर रहमान को उन्होंने दीवार से लगाया तो उसके नतीजे में फिर पीटीआई और मौलाना फजलुर रहमान इकट्ठे अगर हो जाते हैं, फिर एक इतनी बड़ी स्ट्रीट फोर्स है कि जिसको हुकूमत काबू नहीं कर सकती। और उससे हुकूमत का, आई वुड से कि वो उससे एहतियात बरत रहे। और हुकूमत को समझ है इस बात की कि अगर मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान मिल जाते हैं तो फिर स्ट्रीट मूवमेंट इतनी बड़ी होगी कि हुकूमत उसको नहीं रोक सकती। बहुत बहुत शुक्रिया। आर्टिकल 63A की नजरसानी दरखास्तों पर तश्कील पाने वाला बेंच मुसलसल तनाज़ात का शिकार दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट के साथी जजेस बेंच पर एतराज़ात उठा रहे हैं। वाज़ेह हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस इख्तलाफात का शिकार हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर, जिन्होंने इस केस का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था, उन्होंने अपने एक और खत के जरिए बेंच को गैर कानूनी करार दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर कहते हैं कि 4 रुकनी बेंच अदालत आर्टिकल 63A से मुताल्लिक नजरसानी केस नहीं सुनता। समात को हुक्मनामा मुझे भेजा गया जिसमें मेरा नाम लिखा हुआ है मगर आगे दस्तखत नहीं है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने लिखा कि बेंच में बैठने वाले 4 जजेस काबिल एहतराम है मगर केस की समात कानून और रूल्स के मुताबिक नहीं। अपना मौक़िफ़ पहले ख़त में तफसील से बयान कर चुका हूँ। आज की समात के हुक्मनामे पर एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहता हूँ। जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था कि आर्टिकल 63A की तशरीह से मुताल्लिक नजरसानी केस के हुक्मनामे की कोई हैसियत नहीं। अब एक तरफ जस्टिस मुनीब अख्तर ने बेंच पर एतराज़ उठाया था। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की ज़ेर सदारत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास हुआ। ये इजलास आर्टिकल 63A की नजरसानी दरखास्तों की समात में जस्टिस मुनीब अख्तर के बेंच में ना बैठने से मुताल्लिक लिखे गए खत के बाद बुलाया गया था। लेकिन अहम बात यह है कि इस इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह शरीक नहीं हुए, जिसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह के बगैर ही
प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के 2 मेंबरान ने जस्टिस मुनीब अख्तर के बेंच को खत्म कर दिया और नया बेंच बनाकर जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस नईम अख्तर अफगान को शामिल कर दिया गया, जिस पर यह एतराज भी उठ रहा है कि सीनियर जजेस को कमेटी में शामिल किए बगैर इस बेंच को क्यों तश्कील दिया गया। बैरिस्टर अली जफर भी यही एतराज उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक मंसूर अली शाह कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे तब तक बेंच तश्कील नहीं दिया जा सकता। अब ऐसे वक्त में जहां आर्टिकल 63A की नजर सानी अपीलों पर फैसला मुख्तलिफ आता है, तो फिर हुकूमत को इसका सबसे ज्यादा फायदा होगा। वो आसानी से अपने नंबर्स पूरे कर सकेगी और आसानी के साथ कोई भी आईनी तरमीम भी कर सकेगी। यानी ऐसी सूरत में हुकूमत के लिए रावी चैन ही चैन लिख रहा होगा। लेकिन इस केस के बेंच पर एतराज़ात उठने से फैसले पर भी एतराज़ात उठेंगे, जिसके बाद नया आईनी बहरान भी जन्म ले सकता है। बहरहाल आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में नए 5 रुकनी लार्जर बेंच ने आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस मजहर आलम मियां मिले। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कमेटी मीटिंग और जस्टिस मुनीब अख्तर के हवाले से समाअत के शुरू में बताया कि अदालत को आगाह करना चाहता हूं कि जो कुछ हुआ, जस्टिस मुनीब अख्तर को कल समाअत के बाद बेंच में शमूलियत की दरख्वास्त भेजी गई। उन्होंने अपनी पोजीशन बरकरार रखी। कमेटी में जस्टिस मंसूर अली शाह को शामिल करने की सिफारिश की। सुप्रीम कोर्ट में जो होता है सबके सामने होता है। जजेस कमेटी को 9 बजे बुलाया गया और जस्टिस मंसूर अली शाह का इंतजार किया गया। उनसे रब्ता भी किया गया, उनकी जानिब से इनकार किया गया। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब नहीं चाहता कि दूसरे जजेस को डिस्टर्ब किया जाए, इसलिए टीम नईम अफगान को नए लार्जर बेंच में शामिल कर दिया गया है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा कि जब आइन में लिख दिया गया है कि नाअहल रुकन डी सीट होगा तो डी सीट ही होगा। एक तरफ राय दी गई मुनहरिफ रुकन डी सीट होगा और दूसरी तरफ कहा गया कि नाअहली की मुद्दत का फैसला पार्लियामान करे, तो ये तजाद है। लगता है आर्टिकल 63A का फैसला तहरीक अदम एतमाद को गैर मौसर बनाने के लिए था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 63A के फैसले में यह कहाँ लिखा है कि वोट ना गिने जाने पर बंदा नाअहल होगा। यह फैसला तो मामले को पार्टी सरबराह पर छोड़ रहा है। पार्टी सरबराह की मर्जी है, वो चाहे तो उसे नाअहल कर दे। चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया कि पार्टी सरबराह को नाअहली का डिक्लेरेशन भेजे ना तो क्या होगा। इस पर शहजाद शौकत ने कहा कि फिर यह मामला ख़त्म हो जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदम एतमाद में अगर वोट गिना ही ना जाए तो वज़ीर आज़म हटाया ही नहीं जा सकता। इसका मतलब है कि आर्टिकल 95 तो गैर फाल हो गया। शहजाद शौकत ने कहा कि अगर वोट गिना ना जाए तो फिर जो पार्लियामान से मंजूर होने की शर्त क्यों है कि बजट पार्लियामान से मंजूर होगा। बाद अज़ा चीफ जस्टिस ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। अब केस का पस मंजर देखें तो साबिक सदर आरिफ 21 मार्च 2022 को इस आईनी नुक्ते की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में आइन के आर्टिकल 186 के तहत रेफरेंस दायर करने की सिफारिश की थी। आज ही बिलावल भुट्टो भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से मुताल्लिक थे। उन्होंने क्या कहा, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। कोई एतराज नहीं होगा कि उनमें से जो भी आए और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में बैठे। पार्लियामान पे मुसलसल हमलर आवर रहा है ये इदारा। आजादी रियासत होगी, माँ की तरह रियासत होगी, माँ की तरह रियासत बन गया बाप की तरह। और इसमें बड़ा बड़ा हाथ चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की अदालत की माइंडसेट है। आप कोई फैसला दे, आप किसी वजीर आजम को निकाले, आप 18वीं तरमीम को 19वीं तरमीम में तब्दील करे और हम चू तक ना कर सके। I don't give a damn कि इस्लामाबाद में क्या लड़ाई हो रहा है भाई, मेरा इससे कोई ताल्लुक ही नहीं। काला कवानीन है, आमिर के किए गए कवानीन जिसमें किसी जज में हिम्मत नहीं था कि वो डिक्लेयर करे कि ये गैर आईनी है या गैर कानूनी है। मैं तो हैरान हुआ, अपने रेफरेंडम, जियाल हक का रेफरेंडम आइन का कौन सा शिक के खातिर। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर खान मंदुखेल साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम कादिर खान मंदुखेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये आर्टिकल 63 की तशरीह जो सुप्रीम कोर्ट ने की, बहस तलब थी, इस पर रिव्यू 2 साल से पेंडिंग था, टेकअप हुआ, लेकिन जिस अंदाज में हुआ है, ये जो तनाज़ा था, ये तो मजीद तनाज़ात का शिकार होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, जब कोई सुप्रीम कोर्ट फैसला कर लेती है या कोई पार्लियामेंट से कोई बिल पास हो जाता है तो फिर किसी एरे गैरे की कोई औकात नहीं है कि उनके ऊपर ऑब्जेक्शन कर ले। आज ही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वकला से खिताब करते हुए बलूचिस्तान का, जब एक आइन बन जाता है ना तो फिर किसी की हिम्मत नहीं है कि उसको झूठला दी या उसको बोले ये मैं नहीं मानता हूं, सबके बाप को मानना पड़ेगा। सर, सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो कॉन्सेप्ट है, आप लीगल फ्रेटर्निटी से हैं, अगर ये पावर बिल्कुल क्लिप कर देंगे या विंग्स क्लिप कर देंगे तो ये जस्टिफाइड होगा? देखिए, मैं एक चीज यह बताऊं आपको कि जब एक कानून पास हो जाता है और असेंबली मेंबरान उसको अप्रूव कर लेते हैं, मैं दोबारा कहूंगा किसी एरे गैरे की कोई औकात नहीं कि उसके ऊपर ऑब्जेक्शन कर ले, क्योंकि मेजॉरिटी जो फैसला होता है उस फैसले को मानना पड़ता है हर हालत में।
और वो पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट जो फैसला करेगा वही अदालतों को भी मानना पड़ेगा। अच्छा सर, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है ना कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब मौजूद नहीं थे अदालत में, उन्होंने रिक्यूज़ नहीं किया, इनकार नहीं किया कि वो इस बेंच में इस प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। बावजूद इसके एक और जज को शामिल कर लिया गया। जजेस कमेटी की तादाद भी पूरी नहीं थी, जस्टिस मंसूर अली शाह मौजूद नहीं थे और फिर ये हुआ। तो आप समझते हैं कि ये प्रोसेस दुरुस्त है जिस अंदाज में हुआ है? मोहतरम, आपको जरा थोड़ा सा मालूम कर ले, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने अपनी खत के जरिए इनकार कर चुका है। इनकार करने के बाद ही तो ये दोबारा, क्योंकि ये कल ये केस नहीं, उन्होंने कहा कि मैं रिक्यूज नहीं कर रहा। सर, उन्होंने ये कहा कि मैं रिक्यूज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस मसले को पहले हल कर लें। जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत लिखा और जिसमें उन्होंने निशानदेही की कुछ इश्यूज की, अगर उसको एड्रेस कर लिया जाएगा तो मैं बिल्कुल इस बेंच में बैठूंगा। ये एमएफसी प्रोग्राम नहीं है कि आप अपनी चीफ जस्टिस से वजाहत मांग रहे हो। आप अपनी चीफ जस्टिस को ये हुक्म दे रहे हो कि आप मुझे जो है ना इसकी क्लैरिफिकेशन दे। ये आज तक तो नहीं सुना हुआ है। ये नया रिवायत आ गया, नए फैसले आ गए। एक जूनियर जज अपनी चीफ जस्टिस से कह रहे आप मुझे वजाहत दे। सर, वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग जस्टिस काजी फायज ईसा भी खत लिख के ये वजाहत मांगा करते थे, और जस्टिस काजी फायज ईसा जिन्होंने कल ये कहा कि आपको तनख्वाह मिलती है काम करने की और आप बेंचेस में नहीं बैठते, तो वो भी चैम्बर वर्क करते थे, वो भी बेंचेस में नहीं बैठते थे एहतजाजन। ये कब की बात कर रहे हो आप? पिछले दौर की बात कर रहे हैं? जी, मैं जस्टिस उमर अता बदयाल के दौर की बात कर रहा हूं सर, ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा। ये तक उससे ये सूरत थी कि जस्टिस फाइज ईसा और इनकी वाइफ के खिलाफ डीआर इनकम टैक्स में और कायदा सदारती रेफरेंस दाखिल किया गया। अच्छा, वैसे मंदोखेल साहब, फ्रैंकली स्पीकिंग सर, ये जो ऑर्डिनेंसेस इशू करना है, इसके तो आप बहुत मुखालिफत किया करते थे जिस वक्त आप ऑपोजिशन में थे, कि पार्लियामान को फिर ताला लगा दें अगर ऑर्डिनेंसेस इशू करना है। देखिए, उसमें फर्क है। देखिए, अगर आप एक जुमले को पकड़ के और उसकी आप इस तरह से मुआवजा कर रहे हो, पीटीआई के दौर में एक दिन में कितने ऑर्डिनेंस निकलते थे, और ऑर्डिनेंस भी एक कानून का और आइन का एक हिस्सा है। उसकी मुद्दत है 4 महीने। 4 महीने तक अगर असेंबली उसको पास ना करे तो वो अपनी मौत खुद ही मर जाता है। लेकिन कानून तो है। अब कानून है, अगर वो जारी बात एक ऑप्शन है, अब उस ऑप्शन है तो ऑप्शन को गैर आईनी गैर कानूनी नहीं है। लेकिन वो उस सूरत तक जब 4 महीने के बाद भी अगर वो कानून असेंबली पास ना करे तो वो ऑर्डिनेंस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। तो आप ये कि माजी में जो ऑर्डिनेंस निकल रहे थे, आरिफ आलवी ने एक फैक्ट्री खोल के बैठे हुए थे, तो आप उस फैक्ट्री को एक ऑर्डिनेंस के साथ मुआवजा तो नहीं कर ले। चलिए सर, इस पे मवाज नहीं करते, एतराज कानून पे नहीं है, मगर एतराज उस वक्त पे है कि जिस वक्त ये कानून इंप्लीमेंट हो रहा है, और उससे ये तासुर मिल रहा है कि 63A की तशरीह अब कराना या ये मामला इस करना डिफेक्शन क्लॉज वाला इसलिए ज़रूरी है कि फ्लोर क्रॉसिंग होगी, और फ्लोर क्रॉसिंग होगी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को पास कराने के लिए। देखिए, मैं एक चीज बताऊं आपको, ये तो जब अदालती जो तरीक़ाकार होता है या आईनी जो तरीक़ाकार है, इसमें हर आदमी का अपना टाइमिंग के हिसाब से वो सोचता है। मिसाल के तौर पे आप अपने शो में मुझे इस वक्त ले रहे हैं, मैं कह नहीं यार दोपहर में ले तो ज्यादा बेहतर है। आप कहेंगे मेरे तो स्टूडियो खाली नहीं है, मैं क्या करूं, और मेरे तो ये ऑन एयर प्रोग्राम ये टाइमिंग है। तो ये हर आदमी की अपनी फरमाइश है, यानी किसी को सूट करता हो, किसी को नहीं सूट करता हो, लेकिन कानून वही है जो असेंबली, सेनेट और कौमी असेंबली पास कर ले और सदर पाकिस्तान उसको साइन कर ले, जिसको टोटल इन तीनों को एक पार्लियामेंट कहते हैं। तो उस पार्लियामेंट का जो कानून है वो चीफ जस्टिस को भी मानना पड़ेगा, दूसरे जजेस को भी मानना पड़ेगा, और मुझे और आपको मानना पड़ेगा, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे। अच्छा मंदोखेल साहब, मुझे बताइए कि ये पार्लियामान की सुप्रीमेसी पर बहुत बात होती है कि पार्लियामान सुप्रीम है। सर, पार्लियामान के पास लामहदूद इख्तियारात तो नहीं है कि जब जो चाहे कानून साजी कर ले और कहे कि आपको माननी पड़ेगी? ये भी तो आइन के तहत ही है ना, कानून साजी का इख्तियार भी आइन के तहत है। वो हर चीज जो आइन के अंदर रह के, उस जुरिस्डिक्शन में रह के हो सकती है, वो होगी, उससे बाहर नहीं होगी। तो अगर कौमी असेंबली ये कानून पास कर ले कि ये पंजाब हम इंडिया को देना चाहते हैं, तो नहीं हो सकता है। अगर कौमी असेंबली ये कानून पास कर ले कि ये जजेस की जो अपॉइंटमेंट है, जैसा पीपल्स पार्टी का एक मुद्दा है, वो शफाफ नहीं है। और मैंने कौमी असेंबली में 2021 में एक बिल जमा किया कि एक चपरासी की नौकरी के लिए आप 3 मरतबा इंटरव्यू लेते हो, जात, नस्ल, डोमिसाइल, जबान पूछते हो। एक हाई कोर्ट का जज आप अपनी चेंबर की जूनियर, भांजे, भतीजे क्यों लेते हो? अगर वो कानून इस तरह बन जाए कि मेरिट पे हो, जो पाकिस्तान भर में 4.5 लाख वकीलों में से कोई वकील, गरीब का बच्चा भी ये सोच सकता है कि मैं जज बन सकूं, तो ये आइन से इलामहदूद तो नहीं है।
लामहदूद तो वो है कि आप कहेंगे नहीं कि पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा अफगानिस्तान या पंजाब इंडिया के हवाले कर दो, वो एक चीज है, लेकिन जो आइन के अंदर है। बहुत बहुत शुक्रिया काद। मुल्क कर्जों की दलदल में डूबा हुआ है। IMF से मुआहदे की सख्त शराइत का खमियाजा आवाम भुगत रहे हैं, लेकिन अशराफिया अपनी मन मर्जियों में, मन मौजों में मसरूफ है। ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे हुकूमत अशराफिया को नवाज रही है। अब एक बार फिर अशराफिया की अयाशियों की नई कहानी सामने आई है। पंजाब काबीना ने पार्लिमानी सेक्रेटरी और वज़रा की सिक्योरिटी के लिए 76 गाड़ियाँ खरीदने का फैसला कर लिया है। ये फैसला काबीना कमेटी बराए ख़जाना के इजलास में किया गया। दस्ते मुताबिक गाड़ियों की खरीदारी पर 61 करोड़ 24 लाख 75 हज़ार रुपये लागत आएगी। काबीना और पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ के लिए 29 गाड़ियाँ खरीदी जाएंगी, जबकि 29 पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ में से 20 को पूल में मौजूद गाड़ियाँ दी जाएंगी। 9 पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ को भी नई गाड़ियाँ दी जाएंगी। अब शय खर्चियों का सिलसिला सिर्फ सूबाई सतह तक महदूद नहीं है, बल्कि विफाक भी इस मामले में नजर आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विफाकी हुकूमत ने भी काबीना अरकान के लिए 24 करोड़ रुपए की 25 नई होंडा सिटी गाड़ियां खरीद ली हैं, जो वफाकी वज़रा को अलॉट की जाएंगी। ज़राए के मुताबिक ये गाड़ियां मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल होंगी और इनकी मालियत 24 करोड़ रुपए है, जबकि 1500 सीसी होंडा सिटी गाड़ियां काबीना डिवीज़न के पूल कार में पहुंच चुकी है। सेक्रेटरी काबीना डिवीज़न कामरान अफजल ने तस्दीक करते हुए कहा है कि गाड़ियों की खरीदारी किफ़ायत शारी कमेटी की अब ये हुकूमत की किस किफ़ायत शारी में शामिल है कि करोड़ों मालियत की गाड़ियाँ काबीना के अरकान में टॉफ़ियों की तरह बांटी जा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि हुकूमत सिर्फ अशराफिया का सोच रही है और गरीब आवाम को महज सब्ज़ बाग दिखाए जा रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में सोशल मीडिया सारिफीन की तादाद 7 करोड़ तक पहुंच गई है, लेकिन सारिफीन को सोशल मीडिया ऐप्स इस्तेमाल करने में मुश्किलात आ रही हैं। इंटरनेट की रफ्तार ताहाल सुस्त रवि का शिकार है। एक आदादो शुमार के मुताबिक महज 5 मिलियन अफराद एक्स इस्तेमाल करते हैं, ताम इस प्लेटफॉर्म पर होने वाली सियासी सरगर्मियों के असरात कहीं ज़्यादा हैं और इस वजह से ये ऐप बंदिश का शिकार है। सारिफीन अब तक VPN के जरिए एक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। हुकूमत का यह दावा है कि फायरवॉल के जरिए नामुनासिब मवाद को फिल्टर किया जा सकता है। अगर ऐसा है तो फिर सोशल मीडिया ऐप्स मुतासिर क्यों हो रही हैं, इनका कोई हल क्यों तलाश नहीं किया जा रहा है? यही वजह है कि हुकूमत पर यह इल्ज़ाम लग रहा है कि वो तनकीद से बचने के लिए ऐप्स पर पाबंदी लगा रही है। होना तो ये चाहिए था ना कि कोई भी रियासत मुखालिफ बात करता है, नफरत अंगेज़ मवाद को सोशल मीडिया के ज़रिए से फैलाना चाहता है तो उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई होनी चाहिए। इसके लिए एक मैकेनिज़्म बनाना चाहिए, लेकिन इसकी आड़ में तमाम सोशल मीडिया सारिफीन के लिए मुश्किलें बढ़ाना मुनासिब नहीं है। अब जैसा कि सोशल मीडिया ऐप्स रेगुलेट कराना हुकूमत का काम है, लेकिन वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी अपने एक बयान में कह रही है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान में पैसा बना रहे हैं, लेकिन किसी को जवाबदेह नहीं है। अगर ये ऐप्स रेगुलेट नहीं हो सकती तो इन्हें बंद कर देना चाहिए। यानी सरकार के पास भी एक ही रास्ता है कि कोई चीज़ दुरुस्त नहीं करनी, उसको बंद कर देना है, और बंद करने से जो नुकसान हम उठा रहे हैं ना सिर्फ कौमी सतह पर बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर, वो नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।